हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है आप लोगों की बुकें चेंज हो चुकी है, यानी कि अब आप लोगों की किताबें बदल चुकी है। पहले वाली बुक कुछ इस प्रकार दिख रहा था। ये हमारी कक्षा 7 की गणित, ये हमारी पुरानी बुक, और ये है कक्षा 7 का नई बुक जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7 यानी कि कक्षा 7 का गणित और अध्याय 1 चैप्टर 1 को देखने वाले हैं। देखिए अध्याय 1 के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। तो देखिए अध्याय 1 में दिया हुआ है पूर्णांक संख्या। पाठ का नाम है पूर्णांक संख्या, पहला अध्याय है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 7 की अध्याय 1 में आप लोगों को दिया हुआ है पूर्णांक, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहेंगे इंटीजर्स। तो इस वीडियो में जो है हम लोग पहले पूर्णांक के बारे में यानी कि पूर्णांक संख्या के बारे में समझना है, और इसके बाद पूर्णांक संख्याओं के कुछ गुणधर्म है जिसके बारे में आप लोगों को समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पूर्णांक संख्या होती क्या है। देखिए पूर्णांक संख्याओं को समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा पूर्णांक संख्या से पहले प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और इसके बाद हम समझेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो समझिए, इसको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें समझना है पूर्णांक संख्याओं को समझने से पहले हमें समझना होगा प्राकृत संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्या, इसको अंग्रेजी में कहेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। तो देखिए प्राकृत संख्याएं का हम याद रखना है आप लोगों को परिभाषा। प्राकृत संख्याएं की परिभाषा होती है गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं, हमेशा 1 से शुरू करते हैं। गिनती अगर आप लोगों को किसी भी चीजों को कहे गिनती करने के लिए, तो आप कहाँ से गिनती शुरू करेंगे, 1 से हमेशा शुरू करेंगे गिनती। तो वही गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण है 1, 2, 3, 4, इसी तरह से अनंत तक आगे जितना भी संख्या है वो सभी क्या है, गिनती की संख्या। तो वो सभी प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण है। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग समझ गए। इसके बाद हम समझते पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में कहेंगे होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या दिया हुआ है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी प्राकृत संख्या है। तो इनके परिवार में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। परिभाषा आप लोगों को याद रखना है। गिनती की संख्या में हम जब अगर शून्य को शामिल कर दें तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है। गिनती की संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से। इसी में अगर हम शून्य को शामिल कर ले, ये हमारा प्राकृत संख्या का उदाहरण है। ये हमारा प्राकृत संख्या और इसे अनंत तक, और इसी में अगर हम शून्य को शामिल कर ले, यानी कि शून्य से लेकर के आगे जितने भी संख्या है वो सभी पूर्ण संख्याएं का उदाहरण है। ऐसे आप लोगों को समझ हो सकता है ना, इस तरह से भी समझ लीजिए। यहाँ पर जो है आप लोगों को याद रखना है, जैसे हमने इस तरह से घेरा बना लिया, ये हमारा प्राकृत संख्या है। ये हमारा मान लेते हैं प्राकृत संख्या। इसके बाद देखिए इससे बड़ा होता है, यहाँ पर याद रखना आप लोगों को, ये हमारा पूर्ण संख्याएं का घेरा, पूर्ण संख्याएं दिया हुआ। और इनसे भी बड़ा होता है हमारा पूर्णांक संख्या, ये हमारा पूर्णांक संख्याओं की घेरा। अब देखिए इसमें समझते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पूर्णांक संख्याओं को समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे। हमने आपको क्या बताया, प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होती है। शून्य नहीं होती है मतलब ये नहीं है ऐसा कि 4 के बाद जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है तो 10 जो है इसमें तो शून्य लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य का मतलब हुआ जैसे यहाँ पर एक अंकों में, जैसे यहाँ पर देखिए ये है एक अंक, सिर्फ एक ही अंक है, और इसमें क्या है 2 अंक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर शून्य के आगे एक भी लगा हुआ है, यानी कि ये 10 हो गया। तो 10 जो है प्राकृत संख्याओं का उदाहरण होगा। बट अगर यहाँ पर आप लोगों को पूछ दे शून्य है या नहीं, तो कहेंगे ये जो है प्राकृत संख्या का उदाहरण नहीं है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1 से आगे जितना भी, 1 लेकर के 1 और 1 से आगे जितना भी संख्या है वो सभी प्राकृत संख्या है। और इनसे पहले जैसे शून्य होता है वो सिर्फ प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या आप लोग समझ गए। पूर्ण संख्याएं का परिभाषा क्या होता है, प्राकृत संख्या के परिवार में। प्राकृत संख्या यहाँ पे दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5 सभी, ये सभी क्या है प्राकृत संख्या। तो इनके परिवार में अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है। या फिर आप लोगों को इस तरह से समझना है, शून्य से लेकर के आगे अनंत तक जितना भी संख्या है वो सभी पूर्ण संख्याएं होती है।
तो यह है हमारा पूर्ण संख्याओं का उदाहरण। इसके बाद हम समझते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या इसको अंग्रेजी में कहेंगे इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स नंबर। तो देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या क्या है, शून्य और इससे आगे जितना भी संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या। और इसी के परिवार में पूर्ण संख्या दिया हुआ है शून्य, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से 5, ये आगे जितना भी संख्या है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आगे जितना भी आप लोग गिनती कर सकते हैं वो सभी पूर्ण संख्या है। और इसी के परिवार में अगर हम ऋणात्मक संख्याएं ले लें, ऋणात्मक जैसे यानी कि -1, -2, -3, -4, यानी कि ये सभी क्या है माइनस में हो गया। और ये माइनस वाले क्या होता है, ऋणात्मक संख्या है। तो यही पूर्ण संख्या के परिवार में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर ले तो वो सभी क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक संख्याएं हैं। ये क्या है, ये जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या है एक, जिनके आगे कुछ भी चिन्ह इसका मतलब वो प्लस में है, तो ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। और इनके आगे यहाँ पर देखिए एक के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, दो के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, और जो माइनस चिन्ह वाले जो संख्याएं होती है उसको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य जो है ये न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अब देखिए जब इतना आप लोग समझ गए तो इसमें अब समझते हैं इसके माध्यम से संख्याओं को। तो देखिए प्राकृत संख्या, ये है हमारा प्राकृत संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्या, देखिए यहाँ पर ये जो गोला बना हुआ इस तरह से, ये जो घेरा बना है, तो प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्याएं के अंदर भी आती है। प्राकृत संख्या देखिए पूर्ण संख्या के अंदर में है, इसके ये जो घेरा, इसके घेरा, ये है हमारा पूर्ण संख्या के घेरा, तो इसके अंदर में है प्राकृत संख्या। यानी कि ये जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्ण संख्याएं भी होंगे। जितना भी प्राकृत संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इससे आगे जितना भी वो भी गिनती जितना कर सकते हैं वो सभी जो है पूर्ण संख्याएं भी है, पूर्ण संख्या के अंदर आती है। जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या के अंदर आती है। लेकिन याद रखना है आप लोगों को, जितना भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं के अंदर शून्य भी होती है लेकिन प्राकृत संख्याएं में शून्य नहीं होती है। तो यही घेरा देखिए ये सबसे अंदर में है। यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या के अंदर में जो है न ही पूर्ण संख्याएं आती है न ही पूर्णांक संख्या, लेकिन प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्या के अंदर भी आती है और पूर्णांक संख्या के घेरा के अंदर भी आती है प्राकृत संख्या। यानी कि जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्णांक संख्याएं भी होगी। जितना भी प्राकृत संख्या, जैसे ये सभी प्राकृत संख्या ये पूर्णांक संख्या में भी होती है, ये पूर्णांक संख्याएं भी होगी। लेकिन इसी का उल्टा आप लोगों को याद रखना है कि जितना भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं नहीं होगी। देखिए सभी प्राकृत संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं होगी, यहाँ पर जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्णांक संख्या के अंदर भी होगी। लेकिन जितना भी पूर्णांक संख्या है जैसे ये ऋणात्मक पूर्णांक है तो ये सभी प्राकृत संख्या में नहीं होगी। यही घेरा के माध्यम से आप लोग समझे। और घेरा के माध्यम से नहीं समझे तो इसके माध्यम से भी ऐसे आप लोगों को समझा है उदाहरण से, इसमें भी समझ गए होंगे आप लोग। तो प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग समझ गए, पूर्ण संख्या के बारे में समझ गए और पूर्णांक संख्या के बारे में समझ गए। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है और शून्य होती है, ये सभी मिलकर के पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। तो आप लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या समझ गए। अब हम समझते हैं इनसे आगे समझिए। यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या में समझते हैं, यहाँ पर दिया हुआ पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण, ये दिया हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने जो है कक्षा 6 में ही इन्हें पढ़ लिया है। पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण जो है हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ये आप लोगों को बता रहा है। तो इसमें क्या पढ़ना है, उनसे आगे और इसके बारे में भी समझना है। तो यहाँ पर समझिए, इसमें देखिए गुणधर्म को समझते हैं, पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है योग के अंतर्गत समवृद्ध। देखिए पूर्णांक संख्या जो है योग के अंतर्गत समवृद्ध कब होती है। देखिए समवृद्ध नियम को समझते हैं हम। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम समझते हैं योग, योग क्या दिया हुआ है, योग के अंतर्गत समवृद्ध नियम। योग के अंतर्गत समवृद्ध नियम, समवृद्ध नियम। देखिए योग के अंतर्गत हम जो है समवृद्ध नियम को समझते हैं क्या होता है। तो आप लोगों को याद रखना, ये हम पूर्णांक संख्याएं ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पूर्णांक संख्याओं के अंदर में पूर्णांक संख्या, इस तरह से लिख देंगे, ये हमारा पूर्णांक संख्या है।
तो देखिए आप लोगों को याद रखना है, हम जो है इस वीडियो में पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम हमेशा क्या करेंगे, संख्याएं जो हमेशा पूर्णांक संख्या में देखेंगे, सभी में क्या करेंगे, हम पूर्णांक संख्या लेंगे। और हम क्या गुण देख रहे हैं, कौन सा गुण, तो योग के अंतर्गत समवृत्त नियम को देख रहे हैं। ये हमारा गुणधर्म होता है समवृत्त नियम। तो समवृत्त नियम में क्या होता है, जैसे हम पूर्णांक संख्या लिए तो हम दो पूर्णांक संख्या लेंगे। कितना पूर्णांक संख्या, दो पूर्णांक संख्या। और यहाँ पर योग में देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दो पूर्णांक संख्या लेकर उनका योग करेंगे। दो पूर्णांक संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 5, और दूसरी पूर्णांक संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 0। 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है, 0 भी पूर्णांक संख्या है। और ये जैसे माइनस में 4 है, माइनस में 3 है, ये सभी भी पूर्णांक संख्या है। तो आप लोगों को क्या करना है, पूर्णांक संख्या लेना है, दो पूर्णांक संख्या। 5 ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक संख्या है। तो दो पूर्णांक संख्याओं का जब योगफल एक पुनः पूर्णांक संख्या प्राप्त हो तो हम कहेंगे योग के अंतर्गत जो है ये जो संख्या है ये है समवृत्त नियम। योग के अंतर्गत जो है पूर्णांक संख्या समवृत्त है। तो आप लोगों को समझना है, फिर से समझिए। यहाँ पर हम दो पूर्णांक संख्या लेंगे, दो पूर्णांक संख्या कोई भी ले सकते हैं। और उन दो संख्याओं को, दो पूर्णांक संख्याओं को जब हम योग करेंगे तो इनका जो योगफल एक पूर्णांक संख्या अगर प्राप्त हो जाता है, जैसे 5 में अगर शून्य जोड़े तो यहाँ पर 5 जो प्राप्त हुआ है ये क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या है। ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या ही है। तो जब यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे योग के अंतर्गत जो है ये पूर्णांक संख्या समवृत्त है। इसी तरह से हम व्यवकलन में भी देखेंगे। पहले योग के अंतर्गत और बहुत सारा उदाहरण है, उसको हम समझते हैं। देखिए आपके बुक में दिया हुआ है। देखिए जैसे हमने क्या बताया, समवृत्त नियम क्या होता है, दो पूर्णांक संख्याओं का हम योग करेंगे और उनका योगफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे योग के अंतर्गत जो है पूर्णांक संख्याएं समवृत्त होती है। तो देखिए 17 ये पूर्णांक संख्या है, 23 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो 17 में 23 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है 40, जो कि क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। परिणाम एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक संख्या है, इसका परिणाम आया हुआ, इसका योगफल पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या। -10 है पूर्णांक संख्या और इसमें जोड़ना है 3 को। जब इन दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो पुनः इसका योगफल जो है पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। देखिए -10 में 3 को जोड़िए, -10 में अगर हम जोड़ते हैं 3 को तो देखिए संख्या को, देखिए यहाँ पर ये प्लस में और ये संख्या है माइनस में। जब दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और घटाते किस में से है, जो संख्या बड़ी हो, संख्या देख रहे हैं। तो 10 में से हम 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 7, और 7 के आगे माइनस चिन्ह लगेगा या प्लस चिन्ह। तो देखिए हम घटा रहे हैं 10 में से, 10 में से घटा रहे हैं तो 10 के आगे माइनस चिन्ह लगाए, तो यहाँ पर हम 7 के आगे भी लगा देंगे माइनस का चिन्ह। ये जो माइनस में 7 प्राप्त हुआ, जब दो पूर्णांक संख्याओं का योग किए हैं तो यहाँ पे इसका योगफल जो है एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। ये माइनस का 7 ये भी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे योग के अंतर्गत पूर्णांक संख्या क्या होती है, समवृत्त होती है। इसी तरह से बहुत सारा उदाहरण है, इन सभी को आप लोग योग करके देख सकते हैं। सभी में हम जब दो पूर्णांक संख्याओं का योग करेंगे तो इसका योगफल जो हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम कहेंगे योग के अंतर्गत जो है पूर्णांक संख्या समवृत्त होती है। इसी तरह से देखेंगे व्यवकलन के अंतर्गत, व्यवकलन यानी कि घटाव के अंतर्गत। घटाव में क्या करेंगे, दो पूर्णांक संख्याएं लेंगे और उनको घटा करके देखेंगे घटाने पर जो है एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है या नहीं। तो यहाँ पर आप समझिए व्यवकलन में। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त नियम को। व्यवकलन में हम क्या करेंगे, पूर्णांक संख्याएं के अंदर सभी को देख रहे हैं, हम क्या करेंगे, दो पूर्णांक संख्याएं लेंगे और दो पूर्णांक संख्याओं को जब आपस में घटाएंगे, घटाने के बाद अगर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है तो हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं जो है व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त है। और अगर पूर्णांक संख्याएं नहीं प्राप्त होती है तो हम कहेंगे नहीं है। तो यहाँ पर आप समझिए, जैसे पहला दिया हुआ ये हमारा दो पूर्णांक संख्या है, 7 में से हम 9 को घटा रहे हैं। देखिए 7 भी पूर्णांक संख्या और 9 भी पूर्णांक संख्या। जब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं, 7 में से 9 को घटा रहे हैं, तो माइनस का 2 प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में क्या होती है, हमने आपको बताया हुआ पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस में रहे, प्लस में रहे या फिर शून्य रहे, वो सभी पूर्णांक संख्या कहलाती है। लेकिन पूर्णांक संख्या में कभी भी जो है बट्टे में नहीं होती है और न ही दशमलव में होती है। तो ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। जब दो पूर्णांक संख्याओं को जब हम घटाए हैं आपस में तो इसका घटाव यहाँ पर हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। इसी तरह से दूसरा देखिए, ये सभी दिया हुआ है, ये व्यवकलन के अंतर्गत सभी में घटाया गया है और घटा करके आप लोगों को देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा दिया हुआ है, 17 में से घटाना है हमें -21 को। दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या, और दो पूर्णांक संख्या का घटाव क्या आता है देख लीजिए।
17 में से घटाना है -21 को, 17 में से घटाइए -21 को, इसमें से हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो देखिए 17 है तो लिख देंगे 17, ये माइनस और यहाँ पर देखिए ये माइनस। देखिए माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो देखिए माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है। इस बातों को आप लोगों को याद कर लेना है। तो देखिए माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा प्लस का होगा, और ये है 21 तो लिख देंगे 21। इसमें देखिए दोनों क्या है? योग है, इनके आगे कुछ भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में। जब दोनों एक ही जाति का हो तो हम क्या करते हैं? दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो दोनों यहाँ पर प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 17 में 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो गया। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 38 हो जाएंगे। 7 और 1 8 और 2 1 3, यहाँ पर होता है 38, जो कि क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर जब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटाए हैं तो यहाँ पर इसका घटाव क्या आया? 38 आया है, जो कि एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से आप लोगों को और भी उदाहरण देखना है यहाँ पर। जैसे इसको हम घटा करके देखते हैं, -21 में से हम घटाएंगे -10 को, दोनों पूर्णांक संख्या है। -21 में से घटाना आप लोगों को -10 को, दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या, दो पूर्णांक संख्या में से घटाने पर देखेंगे इसका घटाव क्या आता है। तो देखिए -21 माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से हम जब गुना करते हैं तो क्या होता है? प्लस का चिन्ह होता है, और ये है 10। तो हम देखिए इसमें ये हमारा माइनस में और ये है प्लस में, जब दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। और घटाएंगे किस में से? जो संख्या बड़ी हो। तो 21 में से हम 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 11, और 11 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा? यहाँ पर देखिए हम घटा रहे हैं 21 में से, तो 21 के आगे माइनस का चिन्ह लगाए। तो जब हम 21 में घटा रहे हैं 21 में से, तो यहाँ पे इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए माइनस में 11 प्राप्त होता है, जो कि क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। यानी कि जब हम दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो इसका घटाव भी क्या होता है? हमेशा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं व्यवकलन के अंतर्गत जो है पूर्णांक संख्या क्या होती है? सम्मिलित होती है। इसी तरह से अब समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए अब है हमारा क्रम विनिमय गुण, इसके बाद है क्रम विनिमय गुण। अब क्रम विनिमय गुण क्या होता है? तो जब देखिए हम पूर्णांक संख्याओं के अंदर देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं? क्रम विनिमय में हम दो संख्याओं को आपस में क्या करते हैं? पहले योग में देखते हैं, योग में देख लीजिए पहले। देखिए योग के अंतर्गत जो है क्रम विनिमय गुणधर्म को समझते हैं। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है? जब हम दो संख्याओं को, जैसे संख्या a प्लस b, ये क्या है? संख्या है, इन्हीं को हम अगर यहाँ पर क्रम चेंज करके बराबर को अनुसार हम क्या करते हैं? इन संख्याओं का क्रम चेंज कर देते हैं। b वाले को a के स्थान पर लिख देते हैं और a वाले को हम b के स्थान पर लिखते हैं। तो जैसे ये b है तो b को हम पहले लिख देंगे और a को क्या करेंगे? बाद में कर देंगे। जब इस तरह से करेंगे और इनका जब दोनों का योगफल अगर समान आ जाता है तो हम कहेंगे पूर्णांक संख्या जो है क्रम विनिमय है। जब दो पूर्णांक संख्या ले रहे हैं तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम बताएंगे। तो पूर्णांक संख्या क्या है? क्रम विनिमय है, जब यहाँ पर इन दोनों का योगफल अगर समान आ जाता है, जितना इसका था ए बी का उतना ही बी ए का आता है। तो जैसे यहाँ पर समझिए ए बी मतलब दो कोई संख्याएं हैं। तो देखिए जैसे हम ए के स्थान पर कोई पूर्णांक संख्या लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं 5, 5 क्या? एक पूर्णांक संख्या है। और इसमें क्या करेंगे? हम योग करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे बी संख्या को। बी के स्थान पे कोई पूर्णांक संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया -3, ये भी क्या है? पूर्णांक संख्या। और इसके बाद हम क्या करते हैं? बराबर को साइड इनका क्रम चेंज करते हैं। क्रम विनिमय में हम क्या करते हैं? क्रम को चेंज कर लेते हैं। तो बी के स्थान पे यह है -3, तो लिख देंगे -3। और इसमें क्या करना है? जोड़ना है ए को, संख्या ए को। एक किसको माने हैं? 5 को। तो यहाँ पर लिए हैं 5, ए लिए हैं 5 संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे, जितना इनका योगफल है उतना ही अगर इनका भी योगफल आ जाता है तो हम कहेंगे पूर्णांक संख्या जो है योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होता है। तो यहाँ पर समझिए 5 में से हम देखिए पहले हम चिन्ह को सही कर लेते हैं। देखिए प्लस चिन्ह से हम माइनस चिन्ह को गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, तो माइनस में हो जाएंगे 3। और इसके बाद हम इनको जब सोल्व करेंगे तो देखिए 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 2। अब देखते हैं इन साइड क्या होता है, 2 आता है या नहीं। तो देखिए -3 है तो -3 और यह है +5। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं? 5 में से हम 3 को घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह क्या है? दोनों का अलग अलग है, ये प्लस में और ये माइनस में। तो हम क्या करेंगे? संख्याएं बड़ी होगी उसमें से घटाएंगे। 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2। और किन संख्याओं में से घटा रहे हैं? 5 में से। तो 5 के आगे चिन्ह लगाए प्लस का, तो ये हो गया प्लस में। यानी कि देखिए यहाँ पर भी 2, इनका भी उत्तर 2 और इनका भी उत्तर आया 2। तो हम कह सकते हैं योग के अंतर्गत जो है ये जो पूर्णांक संख्याएं होती है 2, ये क्रम विनिमय होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर समझिए, देखिए क्रम विनिमय गुण को समझ गए आप लोग। क्रम विनिमय गुण में हम क्या करते हैं?
दो संख्याएं लेती है, कोई भी दो संख्याएं लेते हैं, संख्या ए बी कोई भी दो संख्याएं लेंगे और उनका क्या करेंगे, बराबर के अनुसार वही सेम संख्याओं को हम क्या करेंगे, क्रम चेंज करके योग करेंगे और दोनों का योगफल अगर समान आ जाता है तो हम कहेंगे, जैसे पूर्णांक संख्या ले रहे हैं तो हम कहेंगे पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमेय है। अगर यही हम अगर परिमेय संख्या लेते तो हम कहते हैं परिमेय संख्या जो है योग के अंतर्गत क्रम विनिमेय है, जब दो परिमेय संख्या लेंगे और उनका योगफल करेंगे, योग करेंगे तो क्रम चेंज करके। इसी तरह से अगर हम पूर्ण संख्या लेते हैं तो दो पूर्ण संख्याओं का योगफल अगर क्रम चेंज करने भी पर भी समान आता है योगफल, तो हम कहेंगे वो जो पूर्ण संख्या है ये जो है योग के अंतर्गत क्रम विनिमेय है। तो यहाँ पर हम सभी में क्या करें, पूर्णांक संख्या सिर्फ देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कोई और उदाहरण लेकर के देख लीजिए। हमने आपको क्या बताया क्रम विनिमय में, जब हम दो पूर्णांक संख्या हैं, जैसे हम ले लेते हैं 7, ये क्या है पूर्णांक संख्या, और इसमें अगर हम जोड़ दें यहाँ पर 8, ये भी क्या है पूर्णांक संख्या है, तो इसका योगफल यहाँ पर इसी को हम क्रम चेंज करके यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये 8 को हम पहले लिख देंगे और 7 को हम लिख देंगे बाद में, और दोनों का योगफल अगर समान आता है तो हम कहेंगे योग के अंतर्गत जो है क्रम विनिमय होता है। ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं, तो 8 और 7 15, और इधर भी करें तो 8 7 15, देखिए दोनों का योगफल समान आ रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्रम विनिमय गुणधर्म। अब इसके बाद हम समझते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म के बाद साहचर्य गुण। अब देखिए आप लोगों को समझना है साहचर्य गुण क्या होता है, साहचर्य गुण के बारे में। इससे पहले हमने क्रम विनिमय में देखा, अब हम समझते हैं साहचर्य गुण में क्या होता है। देखिए साहचर्य गुण में क्या होता है, साहचर्य गुण में क्या होता है, हम कोई भी पूर्णांक संख्या, जैसे हम पूर्णांक संख्याओं के अंदर देख रहे हैं, तो कोई 3 पूर्णांक संख्या ले लेंगे, कोई भी 3 पूर्णांक संख्या ले लीजिए। जैसे हम ले लिया पहला पूर्णांक संख्या -2, इसी तरह से दूसरा पूर्णांक संख्या ले लेते हैं कोई, जैसे 5 ले लिया। तीसरा पूर्णांक संख्या कोई ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1। ये तीनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इन तीनों का योगफल यहाँ पर समझिए, जैसे ये 3 पूर्णांक संख्या ले, ये तीनों क्या है पूर्णांक संख्या है, तो हम क्या करते हैं -2 और इसमें हम योग कर देंगे, योग के अंतर्गत देख रहे हैं तो हम तीनों को योग करेंगे, यहाँ पर इस तरह से योग करेंगे। देखिए साहचर्य गुण में क्या होता है, जैसे 3 संख्याएं लिया, तीनों को योग में हम देख रहे हैं, तो इन साइड भी वही संख्या ले लेंगे, जैसे -2 है, +5 है, +1 है। यहाँ पर 3 संख्याएं लिए हैं, तीनों पूर्णांक संख्याएं, और सभी को हम क्या कर रहे हैं, योग करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 को हम एक साथ जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पर हम जैसे हम BC संख्याएं को यहाँ पर मान लेते हैं, ये हमारा संख्या A है, इसको हम मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C संख्या। A के स्थान पे -2, B के स्थान पे 5 और C के स्थान पे 1 है। यहाँ पर देखिए जैसे हम BC को, B के स्थान पे 5 है और AC के स्थान पर 1 है, इसमें जब हम BC को एक साथ जोड़ रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, AB को क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। इस तरह से AB को हम एक साथ योग करेंगे। और इसमें आप लोगों को समझिए, अब हम समझाते हैं बढ़िया से। साहचर्य गुण में क्या होता है, साहचर्य गुण में हम 3 संख्याएं लेते हैं, 3 संख्या लिए और इन्हीं संख्याओं को क्या करते हैं, बराबर के उन साइड भी लिख देते हैं, उन साइड भी लिख दिए। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, 2 संख्याओं, कोई भी AB को संख्याओं को या फिर BC संख्याओं को, किसी 2 को हम क्या करेंगे, एक साथ पहले योग करेंगे। जैसे इसमें हम BC संख्याओं को योग किए एक साथ, और इनको अगर हम BC इस साइड कर रहे हैं तो उन साइड क्या करेंगे, हम AB को एक साथ योग करेंगे। और यहाँ पर जो योगफल आएगा दोनों का, और उसमें हम इसको जोड़ेंगे, इधर इसमें हम जितना इसका योगफल है उसमें इसको जोड़ेंगे। और जब दोनों का योगफल अगर समान आता है, जितना इसका योगफल आता है इतना का उतना इसका भी योगफल आ जाता है, तो हम कहेंगे योग के अंतर्गत जो है वो पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या लिए तो पूर्णांक संख्या जो है साहचर्य होता है। जैसे समझिए ये है -2, तो -2 को अभी वैसे ही लिख देंगे और कोष्ठ वाले को पहले हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है इस तरह से इन दोनों संख्याओं को योग करेंगे, तो 5 में 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है 6। तो अब देखिए ये संख्या है प्लस में और ये संख्या है माइनस में, इनके आगे माइनस का चिन्ह लगाएं। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगा उसमें से हम छोटी संख्या को घटाएंगे। 6 में से हम 2 को घटाते तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 4, और ये जो 4 प्राप्त हुआ है ये माइनस में होगा या प्लस में, तो 6 के आगे प्लस का चिन्ह लगाते, ये होगा प्लस में 4। अब देखते हैं यही जो ये जो इसका योगफल, इतना का योगफल हमें 4 प्राप्त हुआ है, तो इन साइड भी 4 प्राप्त होता है या नहीं, तो इसमें भी हम कर लेते हैं अब इसका योग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्ठ वाले को हल करेंगे, हम 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए 5 में से हम 2 को घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, जब दोनों में अलग अलग चिन्ह हो तो हम घटाते हैं। तो 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 3, और 3 प्लस में या माइनस में, तो 5 के आगे प्लस का चिन्ह लगाए, 5 में से घटा रहे हैं तो 5 के आगे प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर 3 के आगे भी प्लस का चिन्ह होगा। प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे 3, और ये प्लस में है 1, तो लिख देंगे प्लस में 1।
यानी कि 3 में हम 1 को जोड़ते हैं तो 4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाता है। इधर भी 4 इसका योगफल और इसका भी योगफल 4 ही आ रहा है जब इसका हम पोस्ट चेंज करके देखे हैं तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं ये योग के अंतर्गत साहचर्य है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए साहचर्य को भी। तो हम सभी में योग के अंतर्गत देखे हैं, अभी व्यवकलन यानी कि घटाव के अंतर्गत अभी देखना बाकी है। तो देखिए अभी हम पहले देख रहे हैं सभी में योग के अंतर्गत, तो आप लोग साहचर्य गुण को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए योज्य तत्समक, इसको समझते हैं। योज्य तत्समक क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए योज्य तत्समक क्या होता है। योज्य का मतलब जोड़, तो जोड़ का यहाँ पे तत्समक। तो यहाँ पर देखिए हम किसी भी संख्याओं में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो पुनः वही संख्या अगर प्राप्त होता है तो ये जो शून्य है इन संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहलाएंगे। याद रखना है सिर्फ जोड़ में होता है, घटाओ में हम नहीं कहेंगे योज्य तत्समक। तो देखिए किसी भी संख्याओं में, अभी हम योग के अंतर्गत देख रहे हैं योज्य तत्समक यानी कि जोड़ेंगे किसी भी संख्याओं में। किसी भी संख्याओं में अगर शून्य को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर किसी भी संख्या में जैसे -8 है, तो इसमें अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका योगफल जो है पुनः वही संख्या प्राप्त हुआ है, -8 ही प्राप्त हुआ है। तो ये जो शून्य है इन संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहलाएंगे। और इसको हम बदल करके इसको क्रम भी अगर चेंज करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होना चाहिए। देखिए यहाँ पे -8 है पहले, तो हम इसको लिख दिए बाद में बी के स्थान पे, और यहाँ पर पहले है शून्य, यहाँ पर बाद में शून्य था तो यहाँ पर हमने पहले लिखा है शून्य। तो शून्य को हम अगर जोड़ते हैं -8 में फिर भी वही संख्या प्राप्त होता है -8, यानी कि शून्य में हम अगर किसी भी संख्याओं को जोड़ते हैं तो वही संख्या पुनः प्राप्त होता है। तो सभी में हम क्या किए हैं, पूर्णांक संख्या लेकर के देखें और उसमें हम शून्य को जोड़ करके देखें, क्रम चेंज करके भी देखे हैं, फिर भी क्या होता है पुनः वही संख्या प्राप्त होता है शून्य में हम जब वो पूर्णांक संख्याएं जोड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं वो जो संख्याएं होती है ये शून्य के लिए योज्य तत्समक कहलाती है वो पूर्णांक संख्याएं। तो इस तरह से आप लोग योज्य तत्समक के बारे में समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए अब हम समझते हैं पूर्णांकों का गुणन। पूर्णांकों का गुणन मतलब पूर्णांक संख्याओं को गुना कैसे करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहला है हमारा एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन, यानी कि एक धनात्मक संख्याओं को एक ऋणात्मक संख्याओं से गुना कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए आपके बुक में दिया हुआ उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है एक धनात्मक संख्या को एक ऋणात्मक से हम कैसे गुना करते हैं। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है जब यहाँ पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक में संख्या दिया हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। इन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, और गुना करने पर इसका गुणनफल जो प्राप्त होगा उससे पहले हम क्या करेंगे, ऋण चिन्ह यानी कि माइनस चिन्ह को लगा देंगे। इसको समझिए, जैसे यहाँ पर दिया है 4 गुने -8, यहाँ पर समझिए यहाँ पर दिया है 4 गुने -8। तो हमने आपको क्या बताया, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक धनात्मक संख्या, ये हमारा धनात्मक संख्या, और इस धनात्मक संख्या को हम ऋणात्मक संख्याओं से गुना करना सीख रहे हैं। तो ये हमारा ऋणात्मक यानी कि माइनस वाले संख्या को कहते हैं ऋणात्मक, और प्लस वाले संख्या जिसके आगे कुछ भी चिन्ह इसका मतलब ये प्लस में, तो ये जो प्लस वाले संख्या है ये है हमारा धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से हम कैसे गुना करते हैं, तो याद रखना है जैसे ये जो 4 संख्या है इसको हम 8 से गुना करेंगे, 4 को हम गुना कर देंगे 8 से और इन सभी के आगे माइनस का इस तरह से चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए 8 को हम 4 से गुना करें या फिर 4 को 8 से गुना करें, तो देखिए 8 चौके 32, ये जो 32 प्राप्त हुआ ये इसका गुणनफल है, और इनके आगे क्या करना है, ये जो माइनस चिन्ह है ऋण चिन्ह है इसको लगा देना, यानी कि ये -32 प्राप्त हुआ है। ठीक इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, 6 को गुना करना है -5 से, 6 को गुना करना है -5 से। कोई भी ऋण संख्याएं ले सकते हैं, धन संख्या को ऋण संख्या से गुना करना है। जैसे हम क्या करते हैं, 5 को गुना कर दे, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ कितना 6 गुने -5, 6 को गुना कर दिए, 6 को गुना किए -5 से। तो इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणनफल बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनफल में दो संख्याओं को आपस में गुना करते हैं, 6 को गुना कर देंगे 5 से, और इन सभी के आगे सभी के लिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 6 को हम 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30 प्राप्त होगा इसका गुणनफल। और यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, गुणनफल से पहले यहाँ पे जो प्राप्त हुआ 30, इससे पहले हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये -30 जो है ये एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ, और वो क्या है, इसका गुणनफल प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप लोग दो पूर्णांक संख्या है, और दो पूर्णांक संख्या कौन सा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्याओं को गुना करना सीख लिया आप लोग। अब इसी तरह से हम सीखते हैं इनसे आगे।
अब देखिए, अब है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। इनसे पहले हमने क्या देखा था? इनसे पहले हमने एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन देखा था। एक संख्या धनात्मक में और दूसरी संख्या ऋणात्मक में रहता था, तो हम कैसे गुणा करते थे? पहले हम क्या करते थे, दोनों संख्याओं को एक साथ गुणा करते थे और फिर उन ऋण चिन्हों को हम क्या करते थे, उनके योगफल में, सॉरी, गुणनफल में लगा देते थे। ठीक इसी प्रकार अब इसमें करना है। इसमें क्या करना है? इसमें देखिए, दोनों का दोनों संख्याएं क्या होंगे? ऋणात्मक में होंगे, तब जाकर के उनको हम कैसे गुणा करें। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये भी ऋण संख्या और ये भी ऋण संख्या, जब दो ऋण संख्याओं को आपस में गुणा करना हो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए दो ऋण संख्याओं को आपस में कैसे गुणा करते हैं। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन हम समझ रहे हैं। जैसे देखिए, पहला है -3 गुने माइनस का 2। यही उदाहरण लेकर के देखते हैं। माइनस का है 3 और इसको गुणा करना है माइनस का 2 से। देखिए, ये पहला ऋण पूर्णांक और ये दूसरा ऋण पूर्णांक। जब दो ऋण पूर्णांक हो तो इसको हम कैसे गुणा करेंगे? तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे। 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6, ये हो गया 6। और यहाँ पर इसमें याद रखना है आप लोगों को, चिन्ह देखिए, इसके साथ माइनस और इनके साथ माइनस, जब दो बार चिन्ह हो माइनस में तो हम क्या करते हैं, उसको धन में लिख देते हैं। धन में क्यों लिखते हैं? यानी कि प्लस में लिखते हैं। धन का मतलब प्लस, तो प्लस में हम लिखेंगे। प्लस में क्यों लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे इनकी संख्या क्या है, माइनस कितनी बार है? 2 बार है। 2 बार यानी कि ये सम में हो गया। जब सम का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 से 2 में पूरा पूरा भाग लग जाए। 2 से 2 में पूरा पूरा भाग लग जाए तो यहाँ पे 1 हो जाता है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो हमारा सम संख्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे माइनस कितनी बार? 2 बार। तो 2 से हम 2 में भाग दिए तो 1 बार में कट गया। तो यहाँ पर इसमें हम डायरेक्ट प्लस लिख सकते हैं, प्लस में 6। या फिर अगर इस तरह से नहीं समझ आया तो ऐसे समझिए, संख्याओं को सबसे पहले हम गुना करेंगे तो 6, 3 दूनी के 6, और ये माइनस को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे। देखिए, चिन्ह को समझते हैं। माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है। या माइनस चिन्ह को अगर हम प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। या पहले प्लस चिन्ह हो और बाद में माइनस चिन्ह हो, और इनको हम गुना करते हैं फिर भी माइनस चिन्ह होता है। अगर दोनों संख्याएं प्लस में हो, दोनों संख्या अगर प्लस में हो, यानी कि दोनों चिन्ह प्लस का हो, तो प्लस चिन्ह से प्लस चिन्ह को गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है। तो इसमें देखिए, माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो क्या होता है? प्लस का चिन्ह। तो ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें 6। इसी तरह से और भी बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, इसमें ले लेते हैं, ये है ऋण संख्या, दो ऋण संख्याओं का हम गुना कर रहे हैं, तो माइनस का 7, और इसी में हम गुना कर देते हैं जैसे कि माइनस का 5। ये भी क्या है? ऋण पूर्णांक है। दो ऋण पूर्णांकों को हम कैसे गुना करते हैं? तो देखिए, 7 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 7 पंचे के 35, और ये माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह क्या होता है? प्लस का। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग दो ऋण पूर्णांकों का गुणन भी देख लिया। अब हम देखते हैं इनसे आगे। अब देखिए, अब है पूर्णांकों के गुणन के गुण। तो इसमें पहला गुण है गुणन के अंतर्गत संवृत गुण। पहला ये है संवृत नियम के या फिर गुण कहिए इसी को। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले हमने देखा था योग के अंतर्गत संवृत नियम को, और इसके बाद दूसरा हमने जाना था क्या? व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नियम को। योग में हम क्या करते थे? दो संख्याओं, दो पूर्णांक संख्या लेते थे और उन दो पूर्णांक संख्याओं का योग करते थे, तो उनका जो योगफल आता था वो एक पूर्णांक संख्या आता था, तो हम बोलते थे योग के अंतर्गत जो है वो पूर्णांक संख्या समृत होती है। ठीक इसी प्रकार अब गुणन के अंतर्गत हम समृत नियम को जानेंगे। गुणन के अंतर्गत समृत नियम में हम क्या करेंगे? दो पूर्णांक संख्याएं लेंगे और उन संख्याओं को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और जब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, तो हम कहेंगे गुणन के अंतर्गत जो है पूर्णांक संख्याएं समृत होती है। तो इसमें देखिए, दो पूर्णांक संख्या यहाँ पर दिया हुआ और इन दोनों को गुणा करेंगे। कैसे गुणा करते हैं हम गुणन में? तो देखिए, यहाँ पर दोनों ऋण पूर्णांक है, यहाँ पर भी माइनस में और यहाँ पे भी माइनस में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? संख्याओं को गुणा कर लेंगे। तो 20 को हम 5 से गुणा करेंगे, 20 पंचे के 100, और माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है, तो ये हो गया प्लस में 100। और ये जो 100 है ये भी क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे जब दो पूर्णांक संख्या आपस में गुणा करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है, तो गुणन के अंतर्गत भी ये जो पूर्णांक संख्या ये समृत होती है। ठीक इसी प्रकार दूसरा भी देख सकते हैं आप लेकर के। इन सभी को भी हल करेंगे तो सभी का हल जो है समान आएंगे, सभी में पूर्णांक संख्या प्राप्त होंगे। दो पूर्णांक संख्याओं का इसको भी देखिए गुणा करके, यहाँ पर ये भी पूर्णांक संख्या और ये भी पूर्णांक संख्या, ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक को जब हम धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं या फिर
धनात्मक पूर्णांक को जो हम ऋणात्मक पूर्णांक से गुना करते हैं तो हमेशा एक जो पूर्णांक प्राप्त होता है उसका गुणनफल जो पूर्णांक में प्राप्त होता है वो एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये है धनात्मक पूर्णांक। तो 15 को जब हम 17 से गुना करेंगे तो प्राप्त होता है 255। और ये क्या चीज में होगा, ऋण में या फिर धन में, यानी कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा या प्लस का चिन्ह लगेगा। तो देखिए माइनस चिन्ह को जब हम इनके आगे कुछ भी चिन्ह है इसका मतलब ये प्लस में है, तो माइनस चिन्ह को जब हम प्लस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस में 255। तो यहाँ पर ये भी क्या एक पूर्णांक संख्या है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दो पूर्णांक संख्या को आपस में गुना कर रहे हैं इसमें भी। तो 30 को जब 12 से गुना करेंगे तो 3 दूनी की 6 यानी कि 360 होंगे। और 360 माइनस में या प्लस में, तो वहां पर देखिए माइनस का चिन्ह और यहाँ पर प्लस का चिन्ह। तो माइनस प्लस को जब हम गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। तो यहाँ पर माइनस में हो जाएंगे 360। ये भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होंगे। इसी तरह से इसको भी हल करेंगे तो 15 को 23 को गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर गुना करिएगा, 15 को हम अगर 23 से गुना करते हैं, दोनों माइनस में हो, जब यहाँ पर दोनों क्या है माइनस में, 15 को गुना करना है -23 से, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 15 को गुना करिए 23 से, 15 गुने 23, तो 15 तिया के 45 और 15 दूनी के 30, यहाँ पर होता है 5 4 और यहाँ पर 3, यानी कि 345 प्राप्त होता है। और 345 माइनस में या प्लस में, तो माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है। तो यहाँ पर हो जाएंगे प्लस में 345। और 345 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ, ये धन पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक इसे हम बोलेंगे। तो यहाँ पर सभी का क्या है, इन दोनों को भी आप इसी तरह से गुना करके देख सकते हैं। किसी को भी अगर दो धन पूर्णांक लीजिए या ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए, कोई भी संख्याएं लेंगे, दो पूर्णांक संख्या अगर लेते हैं और उसका जब हम गुना करते हैं दोनों को, उन दोनों संख्याओं को अगर आपस में हम गुना करते हैं तो उसका गुणनफल एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं गुणन के अंतर्गत जो है पूर्णांक संख्या संवृत होती है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं इसी तरह से इनसे आगे। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं गुणन की क्रम विनिमेयता। ये है दूसरा गुणधर्म, गुणन की क्रम विनिमेयता। इससे पहले हमने योग की क्रम विनिमेयता में हमने क्या किया था, दो संख्याओं को आपस में योग किया था और फिर हमने बराबर में वही संख्या को क्या कहते हैं, क्रम चेंज करके फिर उनका भी योग किया था। और जब दोनों का योगफल समान आ जाता था तो हम कहते थे योग के लिए जो है वो पूर्णांक संख्या क्रम विनिमेय है। ठीक इसी प्रकार अब देख रहे हैं हम गुणन की क्रम विनिमेयता। गुणन की क्रम विनिमेयता में हम क्या करेंगे, दो पूर्णांक संख्याएं लेंगे, क्योंकि हम पूर्णांक संख्याओं के लिए देख रहे हैं। तो दो पूर्णांक संख्याएं लेंगे, देखिए यहाँ पर लिया गया है दो पूर्णांक संख्याएं, और फिर क्या करेंगे, इनको हम चेंज करेंगे, इनका क्रम चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए क्रम चेंज किया गया है, यानी कि ए के स्थान पे है ये 3 और बी के स्थान पे -4, तो इसको हमने कर दिया यहाँ पर देखिए बी वाले को ए के स्थान पे और ए वाले को बी के स्थान पे लिख दिया। और जब इन दोनों का गुणनफल, देखिए इनका गुणनफल आया है -12 और इसका क्रम जब चेंज किए फिर भी इसका गुणनफल जो है -12 प्राप्त हो रहा है। यानी कि दोनों का जब उत्तर समान आ जाए तो हम कह सकते हैं ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं ये गुणन के लिए क्रम विनिमय होता है, गुणन के लिए क्रम विनिमय होता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा भी देख सकते हैं, इसका तब यहाँ पर देखिए 30 गुने के 12, यहाँ पर ये माइनस में ये प्लस में, और जब इसका क्रम चेंज किए हैं ये ए के स्थान पे और ये बी के स्थान पे, तो हम इसको क्या किए हैं, यहाँ पर ये बी वाले को ए के स्थान पे लिख दिए और ए वाले को हम बी के स्थान पे लिखे। और जब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, देखिए -30 गुने 12, तो 12 तिया के 36 यानी कि 360 आ जाएंगे। और माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएंगे, यानी कि माइनस में 360 यहाँ पर आ रहा है गुणनफल इसका, और इसका देखते हैं गुणनफल कितना आता है। तो इसमें गुना करें तो 12 तिया के 36, 360 इधर भी आ जा रहा है और ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस चिन्ह को गुना करते हैं तो माइनस में 360 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे भी माइनस में 360 और इनका भी आंसर आ रहा है 360, जब दोनों का गुणनफल समान आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारा है, इन सभी को आप लोग देख सकते हैं करके। इन सभी को जब इसका क्रम चेंज करके दो पूर्णांक संख्याएं लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, हम क्रम चेंज करके दोनों का गुणनफल अगर समान आ जाता है तो हम कह सकते हैं क्या, पूर्ण संख्या, ये जो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या गुणन के लिए क्रम विनिमय होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए गुणन की क्रम विनिमयता को। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए, अब है आगे शून्य से गुणन। शून्य से गुणन क्या होता है इसको समझिए। देखिए किसी शून्य से गुणन में हम क्या करते हैं, किसी भी संख्याओं को गुना करें अगर शून्य से तो वही संख्या शून्य प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कोई संख्या पूर्णांक संख्या लेंगे, एक स्थान पे जैसे हमने ले लिया -3, और इसको जब हम शून्य से गुना करें तो यहाँ पे शून्य प्राप्त हो रहा है।
या फिर इसी का हम क्रम चेंज करके लिखे। अगर शून्य को पहले लिखे और पूर्णांक संख्या को बाद में लिखे, कोई भी पूर्णांक संख्या जैसे ले लीजिए, जैसे शून्य को हम -4 से गुना करें फिर भी पुनः शून्य प्राप्त हो रहा है, तो इसे ही हम कहते हैं शून्य का गुणन। जब किसी भी संख्या में शून्य से गुना करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है, तो उसे हम शून्य का गुणन बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग शून्य का गुणन समझ गए। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए, अब है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक इसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, जब हम किसी भी पूर्णांक संख्या में, जैसे कोई पूर्णांक संख्या ए है, तो ए को अगर हम 1 से गुना करें या फिर पहले हम क्या करें, 1 को लिखे और इसका हम यानी कि क्रम चेंज करें और इसके बाद हम उन पूर्णांक संख्याओं को लिखें, और फिर भी उसका गुणनफल जो है क्या हो, वही संख्या प्राप्त हो, यानी कि जो पूर्णांक संख्या लेंगे हम वही संख्या पुनः प्राप्त हो अगर 1 से गुना करने पर, तो ये जो 1 है ये इन संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कहलाएंगे। कोई भी पूर्णांक संख्या ए के जगह पर हम कोई भी पूर्णांक संख्या ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे -3, और -3 को हम अगर 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर पुनः यही पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है -3। तो ये जो -3 प्राप्त हुआ ये 1 के लिए गुणात्मक तत्समक है। यहाँ पर इन संख्याओं के लिए 1 जो है गुणात्मक तत्समक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार कोई और संख्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर है -4 और इसको हम अगर 1 से गुना करते हैं, कोई भी पूर्णांक संख्या, जैसे हमने ले लिया -4, तो -4 को हम अगर 1 से गुना करते हैं तो पुनः यही संख्या, यही पूर्णांक संख्या -4 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से इसमें देखिए तो 1 गुने -5, तो हम अगर 1 को हम अगर -5 से गुना करें, यहाँ पे इसका क्रम चेंज कर दिया, पहले हमने 1 को लिखा और इसके बाद हमने अगर यहाँ पर पूर्णांक संख्या लिया -5 और इनको हम गुना करते हैं तो पुनः यही संख्या प्राप्त हो रहा है, यही पूर्णांक संख्या -5। तो हम कह सकते हैं ये जो -5 प्राप्त हो रहा है इन संख्याओं के लिए 1 क्या हो जाएंगे, गुणात्मक तत्समक कहलाएंगे। तो इस तरह से आप लोग गुणात्मक तत्समक भी समझ गए। गुणात्मक तत्समक में क्या होता है, जब हम किसी भी संख्याओं को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो पुनः वही संख्या प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप लोग गुणात्मक तत्समक भी समझ गए। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए, अब है गुणन साहचर्य गुण। गुणन के लिए साहचर्य गुण को समझते हैं। इनसे पहले हमने योग के लिए साहचर्य गुण को समझा था, अब ये है गुणन का साहचर्य। गुणन का साहचर्य गुण में हम क्या करेंगे, कोई भी सबसे पहले हम 3 पूर्णांक संख्याएं लेंगे। यहाँ पर समझिए, इसको हम समझाते हैं, यहाँ पर पेज के माध्यम से समझिए, इस पे समझिए। गुणन का साहचर्य गुण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी 3 पूर्णांक संख्या लीजिए, तो कोई भी 3 पूर्णांक संख्या में जैसे हमने यही ले लिया -3, -2, -5, कोई भी पूर्ण संख्या जैसे हमने एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी 3 पूर्णांक संख्या है, योगफल में हम 3 को क्या करते थे, योग करते थे, इसमें हम फिर वही संख्या पहले लिखते थे ABC, ये योग के अंतर्गत होता था। और हम क्या करते थे, पहले या तो AB को एक साथ लिखते थे या फिर BC को एक साथ ग्रुप करते थे, और इसके बाद यहाँ पर जब हम इधर AB किए तो उधर हम BC को एक साथ करते थे, और फिर इसका जो योगफल प्राप्त होता था उसमें हम इसको योग करते थे। फिर इसमें हम इधर क्या करते, बराबर के अनुसार BC को जैसे एक साथ लिखे हैं तो BC को एक साथ योग करते थे, और इनका जो योगफल प्राप्त होता था उससे हम इसको योग करते थे। तो जब दोनों का योगफल समान आता था तो हम कहते थे योग के लिए ये जो है साहचर्य है। ठीक इसी प्रकार अब हम गुणन में देख रहे हैं। तो गुणन में क्या करेंगे, कोई भी 3 पूर्णांक लेंगे ABC, तीनों को आपस में गुना करेंगे और बराबर के अनुसार भी यही संख्या लेंगे ABC, A गुने B गुने C, 3 पूर्णांक लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, या तो AB को एक साथ करेंगे या फिर BC को एक साथ करेंगे। जैसे हम BC को अगर एक साथ कर लेते हैं तो इधर हम AB को एक साथ करेंगे, और जब दोनों का जब गुना करें तो यहाँ पर इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा उससे हम क्या करेंगे, A को गुना करेंगे, और जो इसका गुणनफल प्राप्त होगा ठीक इसी प्रकार इधर भी करेंगे। इनको दोनों को क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, और इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा उससे हम क्या करेंगे, C को गुना करेंगे। और जब दोनों का गुणनफल समान आ जाए तो हम कहेंगे गुणन में क्या होता है, पूर्णांक संख्या साहचर्य होता है। जैसे यहाँ पर समझिए, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए साहचर्य में यहाँ पर 3 संख्या है, -2, -3 और 5। तो यहाँ पर हम समझते हैं, इसको मान लेते हैं -3, A को स्थान पर लेते हैं, B के स्थान पर -2 और C के स्थान पर 5। ये तीनों पूर्णांक संख्याएं हैं, तो यही संख्या क्या करेंगे, हम बराबर के उन साइड भी लेंगे। गुणन का साहचर्य देख रहे हैं हम, -3 गुने -2 गुने में 5, ये 3 पूर्णांक संख्याएं ले लिए। सेम संख्या इधर भी लेंगे, बराबर के उन साइड भी, और इसमें हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं के साथ, या तो AB के साथ या BC के साथ हम क्या करेंगे, इस तरह से पोस्ट करेंगे, यानी कि दोनों को हम एक साथ गुना करेंगे। जब इधर हम BC को एक साथ लेते हैं तो इधर हम AB को एक साथ ले लेंगे, AB को एक साथ लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, गुना कैसे करेंगे, तो -3 को भी वैसे ही छोड़ देंगे
और इन दोनों को हम एक साथ गुना करेंगे। इन दोनों को जब एक साथ गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 को हम अगर 2 से गुना करें या फिर 2 को 5 से गुना करें तो 2 5 6 के 10, और 10 क्या चीज में, माइनस में या प्लस में, ये है माइनस में, और इनके आगे कुछ भी चिन्ह है इसका मतलब ये प्लस में, तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है, तो ये हो गया माइनस में 10। और इसके बाद हम इसको गुना करेंगे। अभी देखिए संख्याओं को सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं को गुना करते हैं आपस में, तो 10 को हम अगर 3 से गुना करेंगे 10 तिया के 30, और इन माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है, यानी कि प्लस में आ गया ये 30। इतना का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ हमें, 30। ठीक इसी प्रकार अगर इन साइड भी अगर 30 प्राप्त हो जाता है इसका गुणनफल, तो हम कहेंगे ये जो संख्याएं हैं, ये जो पूर्णांक संख्याएं लिए ये गुणन के लिए साहचर्य है। तो यहाँ पर देखिए इसमें इन दोनों को एक साथ करेंगे, 3 को अगर हम 2 से गुना करेंगे 3 दूनी के 6, और 6 क्या चीज है, माइनस में या प्लस में, तो माइनस में, क्यों सॉरी प्लस में, क्यों, क्योंकि माइनस को हम जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है, और इस प्लस चिन्ह को हम क्या करेंगे 6 से हम 5 से हम गुना करेंगे। ये जो प्लस में 6 प्राप्त हुआ है इसको हम इन सी के स्थान पे जो दिया हुआ है 5, इससे हम गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 पंचे के 30। तो देखिए इन साइड भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष समान आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जितना भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो गुणन के लिए क्या है, साहचर्य है। इसी तरह से कोई भी उदाहरण लेकर के आप लोग देख सकते हैं, कोई भी संख्या लेकर के देख सकते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर माइनस का 5 गुने 7 गुने 3, इस तरह से 3 पूर्णांक संख्या ले लिया, और इसको हम क्या करेंगे, यही सेम संख्या बराबर को उन साइड भी लिखेंगे, माइनस का 5 गुने 7 गुने का 3, और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम इधर ले लेते हैं ए बी को हम एक साथ कर लेते हैं, तो इधर हम बी सी को एक साथ करेंगे। तो देखिए इन दोनों को हम आपस में गुना करेंगे, तो यहाँ पर 7 पंचे के 35, और 35 माइनस में या प्लस में, इनके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस में, तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा, और ये गुना में है 3 तो गुना में 3, बराबर में यहाँ पर देखिए माइनस में 5 इसको वैसे ही छोड़ेंगे, और इन दोनों को करेंगे तो 7 तिया के 21। अब इसमें देखिए दोनों को गुना करिए, 35 तिया के कितना होता है, 5 तिया के 15 के 5, हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, यानी कि 105 प्राप्त होता है। और ये माइनस में या प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस चिन्ह माइनस में। यहाँ पर देखिए ये माइनस में 105 प्राप्त हुआ, और इधर भी देखिएगा तो उतना ही प्राप्त होगा, 1 पंचे के 5 और 2 पंचे के 10, और ये माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करें तो माइनस में। तो यहाँ पर देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इनको हम बायां पक्ष कहेंगे यानी कि LHS कहेंगे, और इसको कहेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष हिंदी में। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए दोनों का जब कोई भी पूर्णांक संख्याएं लेते हैं, 3 पूर्णांक संख्या लेते हैं और इसका ग्रुप करते हैं, AB को करें इधर BC को करेंगे, या फिर इधर अगर BC करते हैं तो इधर AB करेंगे, और जब दोनों का योगफल इतना इस तरह से करे, हल करे, तो इसका दोनों का जब योगफल समान आ जाए तो हम कहेंगे ये जो है ये गुणन जो है पूर्णांक संख्या के अंतर्गत क्या होता है, साहचर्य होता है। तो इस तरह से आप लोग साहचर्य नियम समझ गए गुणन के अंतर्गत। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए अब है वितरण गुण। वितरण गुण को समझते हैं। वितरण गुण क्या होता है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, इनका सूत्र होता है वितरण गुण का। वितरण गुण का सूत्र होता है A इंटू बी प्लस का C बराबर AB प्लस AC। ये हमारा योग के लिए हो गया। योग के अलावा व्यवकलन के लिए, व्यवकलन में क्या करेंगे, A इंटू बी माइनस का C, B माइनस का C बराबर क्या होता है, AB माइनस का AC। अब यहाँ पर समझिए ये कैसे हुआ, इतना बराबर इतना कैसे होता है। तो देखिए हम जब क्या A को हम B से गुना करें तो AB, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, और A को C से गुना करें तो AC। और इसमें वितरण नियम में हम क्या करते हैं, जब इस रूप में हो तो इस रूप में तोड़ लेते हैं, और जब इस रूप में हो तो इस रूप में तोड़ लेते हैं। यही होता है हमारा वितरण नियम। तो वितरण नियम आप लोग समझ गए। वितरण नियम जैसे यहाँ पर समझिए, दोनों का वितरण नियम में क्या होता है, दोनों का आंसर समान आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या समझाया, यहाँ पर समझिए हमने समझाया A इंटू बी प्लस सी। तो देखिए A के स्थान पे 16 है, इंटू में B प्लस सी, B के स्थान पे 10 और C के स्थान पे 2। और इनका जितना यहाँ पर, इनको जब हम अगर सोल्व करें यानी कि हल करें तो जितना इसका गुणनफल प्राप्त होगा उतना इसका भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इतना बराबर कितना होता है, AB प्लस AC। तो A के स्थान पे 16 है और B के स्थान पे ये 10 है, प्लस का चिन्ह, A के स्थान पे यही 16 और यहाँ पे C के स्थान पे ये है, C के स्थान पे ये A B और ये है C, तो C के स्थान पे 2। यहाँ पर देखिए इसको, इन दोनों को जब हल करेंगे, इन दोनों को जब हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए हल करके दिखाते हैं। 16 इंटू कितना दिया है, 10 प्लस 2, 10 प्लस का 2। इनको देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे,
ए बी प्लस ए सी होता है, तो ए बी, ए को हम इससे ए के स्थान पे, ये बी के स्थान पे, ये सी के स्थान पे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी यानी कि 10 16 गुने 10 प्लस ए सी, ए के स्थान पे 16 इंटू में सी के स्थान पे 2, और इन दोनों को जब हल करेंगे इतना इतना बराबर इतना हो जाएंगे। कैसे, तो देखिए 16 यहाँ पे है 16, तब 16 लिखेंगे और इंटू में 10 प्लस 2, और इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएंगे, गुना में 10 2 12, 16 को 12 से गुना करिए तो देखिए कितना प्राप्त होता है, 16 को 12 से, 16 गुने 12, इस तरह से 16 दूनी के 32 और 16 एका 16, 2 6 3 9 1, यानी कि 192 प्राप्त होता है, 192। और इन साइड अब देखिए इनको हल करते हैं तो 16 दाएं के 160 प्लस में 16 दूनी के 32, तो यहाँ पर देखिए शून्य में 2 जोड़ेंगे तो 2, 6 में हम 3 जोड़ेंगे तो 9, और ये 1 है तो 1, यानी कि देखिए LHS बराबर RHS प्रूफ हो रहा है। यही होता है हमारा वितरण नियम। आप लोग समझ गए, वितरण गुण या फिर वितरण नियम कहिए। तो इस तरह से आप लोग वितरण गुण के बारे में समझ गए। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए, अब हम समझते हैं पूर्णांकों का विभाजन। पूर्णांकों का विभाजन, इससे पहले हमने देखा था पूर्णांकों का गुणन, और अब देख रहे हैं पूर्णांकों का विभाजन। पूर्णांकों का विभाजन में हम क्या करेंगे, पूर्णांक संख्याओं को भाग करेंगे। तो देखिए पूर्णांकों का विभाजन, ये जो है गुणन की विपरीत संक्रिया है। गुणन की विपरीत संक्रिया मतलब ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए दो संख्याएं हैं, ये गुना में है 3 गुने 5, तो यहाँ पर 3 को हम 5 से गुना करते हैं, 3 पंचे 15। इसका विपरीत संक्रिया का मतलब है 15 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो हमें 3 प्राप्त होगा, और अगर 15 को हम 3 से भाग देते हैं तो यही संख्या 5 प्राप्त होगा। तो यही होता है गुणन का विपरीत संक्रिया है। तो जैसे यहाँ पर देखिए भाग दे करके दिखाया गया है, 15 में अगर हम इन 5 से भाग देते हैं तो हमें ये 3 प्राप्त हो रहा है, और 15 में अगर हम इस 3 से भाग देते हैं ये 5 प्राप्त हो रहा है। अब इसको हम यहाँ समझिए, यहाँ पे समझिए हमने क्या बताया है, पूर्णांक का विभाजन में गुणन का जो है विपरीत संक्रिया है भाग। तो यहाँ पर देखिए गुणन में क्या होता है, गुणन का कथन है, तो यहाँ पर 2 को अगर हम 6 से गुना करें, ये माइनस में 6, तो 2 को 6 से गुना 2 6 के 12, और माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह। फिर यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं को गुना करते हैं, तो 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 5 6 के 20, और यहाँ पर माइनस में और इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, तो माइनस प्लस चिन्ह के मिला करके क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है जब गुना करते चिन्ह को। तो 9 8 के 72, और माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते तो प्लस का चिन्ह, 3 7 के 21, और माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते तो प्लस में 21, 8 चौके 32, और माइनस को प्लस चिन्ह से गुना करते तो माइनस में 32, 9 और 5 को गुना करें 9 5 45, माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करें तो माइनस में 45, 10 को 5 से गुना करेंगे 10 5 50, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस में 50 हो जाएंगे, और इसी का विपरीत संक्रिया है भाग। तो यहाँ पर देखिए 12 में अगर हम इस -6 से भाग दे तो ये हमें 2 प्राप्त होंगे, -12 में हम और इस -12 में -6 से भाग दे तो यहाँ पर प्राप्त होंगे हमें 2, और या इसी तरह से अगर -12 में अगर हम 2 से भाग दें, -12 में अगर हम 2 से भाग दें तो यही माइनस का 6 प्राप्त होगा। इसी तरह से यहाँ पर इसमें देखिए इसी का ये विपरीत संक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए -20 में अगर हम 5 से भाग दें तो हमें माइनस का 4 प्राप्त होंगे, या अगर -20 में हम अगर -4 से भाग दें तो यही संख्या में 5 प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं पूर्णांकों के भाग के गुण। इनसे पहले हमने योग, व्यवकलन और गुणन के गुण देखा था पूर्णांक संख्याओं के अंदर। अब देख रहे हैं पूर्णांक संख्याओं के अंदर भाग के गुण। तो भाग के गुण में पहला गुण हम देखते हैं समवृत्त नियम को। समवृत्त नियम में क्या होता है, कोई भी हम 2 पूर्णांक लेते हैं, कोई भी हम 2 पूर्णांक लेते हैं, और उसको हम क्या करेंगे, भाग में देख रहे हैं तो भाग देंगे 2 पूर्णांक को। जैसे हम दे देते हैं -5 में अगर हम भाग दे 3 से तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त होता है -5/3। क्या यह एक पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या नहीं आ रहा है, ये कभी भी समवृत्त नियम नहीं होगा, ये समवृत्त नहीं होगा, नहीं होगा। याद रखना है आप लोगों को, भाग के अंतर्गत जो है समवृत्त नियम लागू नहीं होता है पूर्णांक संख्याओं में। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्या देखे हैं, दूसरा होता है हमारा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में भी क्या करेंगे, 2 पूर्णांक संख्या लेंगे। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं -5 और इसी को हम भाग दे 3 से, यहाँ पर कितना प्राप्त होता है, -5/3। और इसका जब हम क्रम चेंज करें, 3 से भाग दे -5 में, यहाँ पर होता है 3/-5। तो देखिए दोनों का यहाँ पर देखिए उत्तर अलग अलग आ जाता है, समान आ ही नहीं रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्रम विनिमय भी नहीं होता है।
पूर्णांक संख्या के अंदर भाग में भी क्रम विनिमय नहीं लागू होता है, क्रम विनिमय नहीं है, नहीं है। इस तरह से भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब इसी तरह से हम देखते हैं तीसरा क्या है, साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म को देखते हैं भाग के अंतर्गत। साहचर्य गुणधर्म में हम क्या करेंगे, तीन पूर्णांक संख्याएं लेंगे। तीन पूर्णांक संख्या ले लीजिए, जैसे -3 भागा 7 भागा का 8। इसी तरह से इसको भी हम वही संख्या लिख देंगे इधर भी, -3 भागा 7 भागा 8। और इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी दो पूर्णांक को हम एक साथ करेंगे। यहाँ पे ए बी को एक साथ किए तो इधर हम बी सी को एक साथ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, -3 में हम भाग देंगे यहाँ पर 7 से। तो देखिए यहाँ पर होता है -3/7, इसको हल करें तो, और ये भागा हो गया 8। और इसको जब हल करेंगे कैसे करेंगे, -3/7, इसको गुना में ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 1/8। अब इसको करें हल तो कितना आता है, -3/8 सत्ते के 56, जो कि परिमेय संख्या के रूप में आ जा रहा है। और इधर भी अब हल करके देखेंगे, -3 भागा 7/8। और इसको जब हल करें तो -3, ये भागा है, इसको गुना में ले जाएंगे तो क्या होगा, संख्या पलट जाएंगे, 8 ऊपर 7 नीचे। अब इसको जब हल करें तो ये बट्टे में कुछ भी नहीं था 1, तो -3 और ये 8 सामने सामने गुना होता है, तो -8×3=24 और बट्टे में ये 7। तो देखिए दोनों का यहाँ पर भागफल जो है अलग अलग आ रहा है। तो हम कह सकते हैं भाग के अंतर्गत न ही समवृत्त नियम लागू होता है, न ही क्रम विनिमय होता है, और न ही साहचर्य होता है। इस तरह से ये जो है लास्ट था आप लोगों का। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखने वाले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो प्रश्नावली को हल करेंगे। तो अब देखिए आप लोगों को जितना भी हमने बताया है वो सभी यहाँ पर भी हमने क्या चर्चा की वो सभी यहाँ पर दिया हुआ है। यही चीज हमने आपको बताया हुआ है अभी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।